तो आज हम शुरू कर रहे हैं विद आईयूपैक नोमेनक्लेचर ईथर का। ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है। अब आपको ये देखना होगा किस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। जिस तरफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसको मानोगे आप मेन चेन, जिससे वर्ड रूट बनेगा जो यहाँ प्रॉप है। जिस तरफ कार्बन एटम कम होंगे, यहाँ पे एक ही कार्बन है, इसको और ऑक्सीजन को मिला के नाम बोलना होगा। जैसे एक कार्बन को मिथाइल मिथ बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है तो इसे बोल देंगे मिथ ऑक्सी। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। प्रोप वर्ड रूट है, ये प्राइमरी सफिक्स है, और मिथॉक्सी जो है वो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है। मैंने पहले भी कहा था हेलोजन, नाइट्रो, ईथर और एल्काइल ग्रुप, ये बस चार ही ग्रुप है जिनके लिए प्रीफिक्सेस यूज होते हैं। वर्ड रूट से पहले इनको बोला जाता है। सो ईथर के नोमेनक्लेचर में सिर्फ आपको देखना है किस तरफ कार्बन ज्यादा है किस तरफ कार्बन कम है। जिस तरफ कार्बन ज्यादा है वो मेन चेन है, जिस तरफ कार्बन कम होगी उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ के एज ए प्रीफिक्स बोल देना। नोट करो। कोई सवाल किसी का? सर एक बार मिथॉक्सी वाला फिर से बता दीजिए। ये एक कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन लगी है, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, साथ में लग गया ऑक्सीजन तो ऑक्सी मिथॉक्सी। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। आपको कुछ कॉमन नेम दे रखे हैं, आपको ईथर के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। पहला है डाई मिथाइल ईथर, दो मिथाइल ग्रुप लगा देने। मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ प्रोपाइल। एन का मतलब हो गया लीनियर, तीनों एक लाइन में रखने। इथाइल फिनाइल ईथर, इस तरफ इथाइल और एक तरफ फिनाइल। डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, ये मैंने क्लासेस में भी बताया था आपको, दोनों तरफ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं। मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ आइसो। आइसो बोलो एक कार्बन के साथ दो मिथाइल और एक एच। एनिसॉल, बेंजीन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है। पेनिटॉल, बेंजीन पे थॉक्सी लगा हुआ है, कॉमन नेम है। और लास्ट है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है और एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। कोई नाम रिपीट चाहते हो तो बता दो। सर डी पार्ट। लास्ट क्लास में नहीं आए थे तुम ईथर की?
आया था सर। तो पहला नाम ही ये कराया था मैंने उसमें। दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। चीज नई लगनी नहीं चाहिए ना जब एक बार क्लास में करा दी तो। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब होता है एक कार्बन के साथ तीन कार्बन लगी हुई है, टोटल चार कार्बन है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। ऐसे दो ग्रुप लगे हैं, दो लगे हैं टर्शरी ब्यूटाइल। ये हटाओ यहां से जिसने लिखा है। एक चीज करना भूल जाओ ना, ऐसे गधे जेएसआर में आया ना आपकी बार। लिमिट ही है इसकी बच्चों की। फर्स्ट बैच होगा जिसमें सिर्फ गधे हैं एक्चुअली। सो इस तरफ दो लगे हैं टर्शरी ब्यूटाइल और बीच में ईथर। कोई और सवाल किसी का? अब हम आईयूपैक की तरफ बढ़ते हैं। आईयूपैक में मैंने बताया कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपको कार्बन की चेन काउंट करनी है। इस तरफ भी एक कार्बन है, इस तरफ भी एक कार्बन है, तो जिसको मर्जी मेन चेन मान लो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। मैंने इसको मान लिया पेरेंट चेन। और ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। ओ और मिथाइल एक साथ बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथ ऑक्सी, मिथ एन। पेरेंट चेन में एक कार्बन है, मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन। मैं हमेशा कहता हूँ नाम कंडेंस फॉर्मूले में नहीं बोलने, ये कंडेंस फॉर्मूला दे रखा है। एक बार फिर से, ये सिमेट्रिकल ईथर है। ऑक्सीजन के इस तरफ भी दो कार्बन है, इस तरफ भी दो कार्बन है, तो इनको मैं मान लेता हूँ पेरेंट चेन, मेन चेन, जिसका वर्ड रूट बनता है। और इसको इकट्ठा बोला जाएगा। दिस इज इथाइल इथ। दो कार्बन है, इथ और ऑक्सी इकट्ठा हो गया, ये इथॉक्सी हो गया। तो इसका बॉन्ड का नाम है इथॉक्सी। वन पे लगा है इथॉक्सी, वन लगाते नहीं है। इथॉक्सी दो कार्बन की चेन है, इथ सिंगल बॉन्ड है इन। ये वर्ड रूट है, ये प्राइमरी सफिक्स है और ये प्राइमरी प्रीफिक्स है। इस तरफ छह कार्बन की चेन है और इस तरफ एक कार्बन की चेन है, तो ये बन जाएगी पेरेंट चेन, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो ऑक्सीजन के साथ मिथ लगा हुआ है तो बोलेंगे मिथॉक्सी बेंजीन। मैंने पहले भी कई बार समझाया है, बेंजीन को बेंजीन कब बोलते हैं और बेंजीन को फिनाइल कब बोलते हैं। तो जब बेंजीन को बेंजीन तब बोलते हैं जब बेंजीन मेन चेन होती है। यहाँ पे बेंजीन मेन चेन है। फोर्थ कंपाउंड का नाम बताओ। इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये हो जाएगी पेरेंट चेन। जिसमें कार्बन ज्यादा है वो पेरेंट चेन। तो दिस इज इथ प्लस ऑक्सी, इथॉक्सी बेंजीन। ये देखो, ऑक्सीजन के इस तरफ एक कार्बन है और इस तरफ ऑक्सीजन के तीन कार्बन की चेन बनती है, तो ये एक, दो, तीन, दिस इज द पेरेंट चेन। और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, नंबर दो पे लगा हुआ है। दो पे लगा है मीथॉक्सी, तीन की चेन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन। ये बेंजीन है। अगेन ये कंडेंस फॉर्मूले दिए हुए हैं, कंडेंस फॉर्मूले में नाम नहीं बोलना। और ये सात कार्बन की चेन है, यहाँ पे CH2 छह बार है। और एक CH3 लगा। यहाँ पे छह कार्बन है, यहाँ पे सात कार्बन है। सो दैट बिकम द मेन चेन।
इसको इकट्ठा बोलेंगे। बोलो इसे क्या बोलोगे इकट्ठा? फिनॉक्सी। तो क्योंकि बेंजीन मेन चेन हो तो बेंजीन बोलते हैं, साइड चेन हो तो फिनाइल बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी। 7 कार्बन की चेन है, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है इन, फिनॉक्सी हेप्टेन। हाँ जी, यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है। ये आपकी मेन चेन हो गई। इसको इकट्ठा बोलना है। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप है तो आपको पता है इसकी री नंबरिंग होगी। 3 पे लगा है मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 की चेन है ब्यूट, ऑक्सीजन साथ में ब्यूटॉक्सी बेंजीन। 7 सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, इस पे आपको काम करना चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अब तक कोई एक्सेप्शन नहीं हुई है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपको देखना है, जिस तरफ ज्यादा कार्बन होंगे वो मेन चेन हो जाएगी, और जिस तरफ कम कार्बन होंगे वो ब्रांच चेन हो जाएगी। इसमें जो आपकी सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, उसका रूल मैंने आपको बताया हुआ है, री नंबरिंग करनी पड़ती है। और जो ग्रुप अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप से उसी को 1 मानना होता है। 3 पे लगा है मिथाइल, 4 की चेन है ब्यूट, ऑक्सीजन साथ में ऐड हो गया ब्यूटॉक्सी। सर हाँ। सर, आपने फिफ्थ में ईथर को नंबर कम क्यों नहीं दिया? ईथर को नंबर कम दिया मतलब? मतलब सर आपने लोकेट नंबर के साथ से ईथर नहीं, को हमने तो नंबर कम आपको ये क्यों पढ़ाया ही नहीं है, आप अलग अलग दुनिया में चल रहे हो। मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो। यहाँ पे 1 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, इसमें लोकेंट कहाँ से आ रहा है? ऑक्सी ईथर के नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट ही अलग है। यहाँ आपको दो तरफ कार्बन को देखना है, जिस तरफ ज्यादा कार्बन है वो मेन चेन है, और जिस तरफ कम कार्बन है उसको ओ के साथ जोड़ना है। इसमें लोकेंट वोकेंट रूल तो अप्लाई नहीं होता। इसको देखना है। ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन की चेन है, इस तरफ 1 कार्बन की चेन है, और यहाँ भी यही हो रहा है, ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन की चेन है, इस तरफ एक, तो ऑब्वियसली यही आपकी मेन चेन है। 1 और 2 दोनों पे मिथॉक्सी लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई मिथॉक्सी। 2 कार्बन की चेन है, इथ सिंगल बॉन्ड है इन। इसको देखो, ऑक्सीजन के इस तरफ 6 कार्बन की चेन है, और इस तरफ 2 कार्बन की चेन है, ऑटोमेटिकली यही आपकी मेन चेन है, तो ये आपका बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप भी लगे हुए हैं और ईथर भी लगा हुआ है, और आपको रूल दिया गया था हेलोजन, ईथर, एल्काइल ग्रुप और नाइट्रो, इनमें कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं होता। अगर इनमें से दो या उससे ज्यादा ग्रुप बैठे हो तो लोकेंट रूल आपको फॉलो करना है। आप नंबरिंग यहां से करोगे ताकि ओवरऑल लोकेंट सबको कम मिले। जब हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1, 1, 2 लोकेंट आते हैं। अगर मैं इसको 1 मान के यहाँ पे 2 लूंगा तो ये 1, 2, 2 लोकेंट आएंगे। सो ये इथॉक्सी है। लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 2 पे लगा है इथॉक्सी,
वन, वन पे लगे हैं दो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अपना सोचने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। ऑक्सीजन पे खड़े हो जाना है, इस तरफ दो कार्बन की चेन है, इस तरफ छह कार्बन की चेन है। तो पहले ये फैसला हो गया कि ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको इकट्ठा लपेट दिया। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे फर्दर ब्रांचिंग है, तो हमें नंबरिंग, बस मेन चेन तो यही मानी है हमने, बस नंबरिंग ऐसे करनी है ताकि ओवरऑल सबको लोकेंट कम मिले। दिस इज द मोस्ट फेमस केस। ये काफी एंट्रेंस एग्जाम में मिलता है, सीयूटी में भी इस साल आया हुआ था। ये 9 केस मैंने कराए हैं, किसी में रिवीजन चाहते हो तो बताओ। सर एक बार नाइन्थ वाला फिर से बताओ। आपको डिबेट करनी पड़ेगी बेटे, बताओ इसमें क्या पूछना है आपको। बेटे आपको बोलना पड़ेगा, बिना बोले डाउट नहीं सॉल्व होगा। मैंने ये ऑलरेडी 2 बार करा दिया, अब तू बता तू कहाँ फंसा है इसमें। सर इसमें मुझे ये लगा कि मतलब हमने इथॉक्सी वाले पार्ट को वन नंबरिंग क्यों नहीं दी। क्योंकि हमें ये रूल नहीं है कि ईथर को 1 देना है, हमारे को मेन चेन देखना और साइड चेन देखना आ गया तेरे को। हाँ जी सर। ये मेन चेन 6 की बनानी थी, ये कंफर्म हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं ईथर को 1 दे दूं। ईथर को मैं 1 किस बिना पे दूं? पॉइंट ये है, मैंने यहाँ देख क्या लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा हुआ है ये ग्रुप बैठे हो तो यहाँ लोकेंट रूल फॉलो होता है, क्योंकि इनमें कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है। आपको हेलोल्किन का आईयूपैक रिवाइज करना पड़ेगा। जब जब आप लोग बिना रिवीजन करे बैठोगे, इसी प्रकार से ही गोल गोल घूमते रह जाओगे। अगर पिछले रूल याद नहीं है आगे नहीं बढ़ पाओगे। इनके लिए कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है, इसलिए ईथर को तो 1 में दे नहीं सकता। इनमें कोई महान नहीं है, इनमें लोकेंट रूल लगता है। अगर मैं रेड नंबरिंग करता हूं तो लोकेंट आएंगे 1 2 2। ब्लू नंबरिंग करने में लोकेंट आ रहे हैं 2 2 1 1। इसका मतलब ये लोअर लोकेंट यहाँ पे आ रहे हैं। यही कारण है हमने ब्लू नंबरिंग फॉलो करी है। कोई और सवाल? सर सेवेंथ। थोड़ा लाउड बोलो बेटे। सर सेवेंथ की। बताओ उसमें क्या समझ नहीं आया आपको। सर जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसे मेन चेन लेनी है। करेक्ट, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 4 हैं, मैंने इसको मेन चेन ले लिया। मेन चेन से वर्ड रूट बनता है, ये रहा बेंजीन। ओके सर। अब इनको इकट्ठा लेना था। ये क्योंकि अगर यहाँ 4 कार्बन होते तो सिंपल मैं बोलता ब्यूटॉक्सी, पर क्योंकि इस पे ब्रांचिंग है तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी। कोई ओके और सर। सवाल? ओ पे खड़े हो जाओ। इस तरफ 2 कार्बन की चेन है देखो, इस तरफ 3 कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट चेन पकड़नी होती है। ऑटोमेटिकली दिस बिकम द मेन चेन। इसको इकट्ठा बोलना है। 2 पे लगा है इथॉक्सी, 3 कार्बन की चेन है, प्रॉप सिंगल बॉन्ड है इन। नाइट्रो और ईथर बताओ कौन प्रेफर्ड ग्रुप है। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। देखो, आउट ऑफ नाइट्रो एंड ईथर, नो वन इज प्रेफर्ड ग्रुप। इनके लिए क्या फॉलो करना होता है? लोकेंट रूल। लोकेंट रूल। ये लोकेंट टाई का केस क्यों है? दोनों साइड से नंबरिंग सेम है। क्योंकि अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो भी लोकेंट 1 2 आ रहे हैं, और अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो भी 1 2 आ रहे हैं। ध्यान रखना, ये ऑब्वियसली आपकी मेन चेन है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब सवाल है 1 किसको दूं 2 किसको दूं। लोकेंट टाई की स्थिति में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथॉक्सी वर्सेस नाइट्रो। ई पहले आता है, तो 2 पे लगा है इथॉक्सी, लोकेंटाई। लोकेंटाई में ई को नंबर कम देना था तो रेड नंबरिंग सही है। सो 1 पे लगा है इथॉक्सी, 2 पे लगा है नाइट्रो,
साइक्लो 6 कार्बन की चेन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड है। ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये दोनों आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। ये आपका वर्ड रूट है, ये प्राइमरी सफिक्स है। वेरी फेमस केस। सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट। नीचे वाला नाम आपको लिखना है और सही लिखना है, सही सोचो। करो। सर आपने पॉइंट नंबर 1 में कौन सा ग्रुप लिखा है? आउट ऑफ नाइट्रो एंड ईथर नो वन इज प्रेफर्ड ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम बताओ। 1 methoxy 2 methyl propane। ओ पे खड़े हो जाएंगे, इस तरफ देखेंगे 1 कार्बन है, इस तरफ देखेंगे 3 कार्बन है। ये बन गई आपकी मेन चेन, ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। इसके अलावा इसमें भी, यहाँ पे भी मिथाइल ब्रांचिंग फॉर्म में। सो 3 कार्बन की चेन है हमारी प्रोपेन। नंबर 2 पे मिथाइल लगा है और नंबर 1 पे मिथॉक्सी लगा है। अब ध्यान से देखो, मिथाइल और मिथॉक्सी लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। इनके पहले 4 अल्फाबेट सेम है। पहले किसको लिखा जाए इस पर डिस्कशन है। तो यहाँ वाई आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है। ओ पहले आता है एज कंपेयर टू वाई, इसलिए मिथॉक्सी को लिखते वक्त पहले लिखा जाएगा। 1 पे लगा है मिथॉक्सी और 2 पे लगा है मिथाइल। 3 की चेन है, प्रॉप सिंगल बॉन्ड है। कोई सवाल किसी का? जो बच्चे भी ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि अब जो लाइव बच्चे हैं उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी ये रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैंने क्लास में मना किया है कि आप लाइव क्लासेस मिस नहीं करोगे। अगर आपने अगली भी लाइव क्लास मिस कर दी तो आपका जो ऐप का एक्सेस है वो बंद हो जाएगा। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने बंद हो जाएंगे, जो लोग लाइव क्लासेस लगातार 2 क्लासेस मिस करोगे। कल परसों आपको मैसेज ड्रॉप हो जाएगा इसका। ये अनएक्सेप्टेबल है जो बच्चे क्लासेस मिस कर रहे हैं। मेरे पास 300 बच्चा पढ़ता है, मैं सबसे एक्सपेक्टेशन रखता नहीं। 270 बच्चा हैज टू बी लाइव। अदरवाइज जो बच्चे लगातार 2 लाइव क्लासेस मिस कर देते हैं, जो भी कारण रहा, जो भी हुआ आपके साथ, आपका ऐप का एक्सेस बंद हो जाएगा। आप आके अपनी क्लासेस लेते रहो, वी हैव नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, ये मेन चेन है। इसको इकट्ठा बोलना है, इथ प्लस ऑक्सीजन इज इथॉक्सी, मेन चेन इज बेंजीन। ये केस रिपीट हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है C7H15, N का मतलब होता है लीनियर। तो आपको 7 कार्बन की लीनियर चेन बनानी है। ये नाम हम कर चुके हैं। क्योंकि इसमें 7 कार्बन है तो ऑटोमेटिकली इट बिकम द मेन चेन। ये मेन चेन है, इसको इकट्ठा बोलना पड़ेगा, दैट इज फिनॉक्सी हेप्टेन। 12th का नाम खुद लिखो।
ऑक्सीजन पे खड़े हो जाएंगे, इस तरफ 2 कार्बन की चेन है, इस तरफ 3 कार्बन की चेन है, दैट बिकम द साइड चेन, दिस बिकम द मेन चेन। इसमें एक मिथाइल भी ब्रांच में ही है, 1 पे इथॉक्सी है, 1 पे मिथाइल है, लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, 1 इथॉक्सी 1 मिथाइल। जब हम लोकेंड लिखते हैं उससे पहले उसके बाद में डैश लगाते हैं, फोकस करो। 1 पे इथॉक्सी, 1 पे मिथाइल, कोई गैप नहीं देना होता, 3 कार्बन की चेन है, प्रॉप सिंगल बॉन्ड है इन। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर यहाँ पे हमने 4 कार्बन की चेन क्यों नहीं ली? हाँ, यहाँ 4 की चेन है ये, सॉरी, ये नाम गलत लिखवाया मैंने, ठीक करो। इसका नाम है 2 इथॉक्सी, 4 की चेन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है इन। नाम दिए हो तो स्ट्रक्चर बनाने हमेशा सुपर इजी होते हैं। प्रॉप 3 कार्बन की चेन, 1 पे इथॉक्सी, कार्बन में एक 4 बॉन्ड, जितने शॉर्ट उतने हाइड्रोजन। पेंट 5 कार्बन की चेन, नंबरिंग 2 पे इथॉक्सी, 3 पे मिथाइल, कार्बन में एक 4 बॉन्ड, जितने शॉर्ट उतने हाइड्रोजन। इस पेज पे कोई क्वेश्चन रिपीट चाहते हो तो बताओ। लास्ट क्वेश्चन है ये आईपैक का। C2H5 को खोल रहा हूं। ऑक्सीजन पे खड़े होंगे आके, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है और यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है। ये दोनों आपके सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ई पहले आता है, 1 पे लगा है इथॉक्सी, लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 2 पे लगा है मिथाइल, 3 की चेन है, प्रॉप सिंगल बॉन्ड है इन। सेकेंड स्ट्रक्चर है, ओ पे खड़े हो जाओ। इस तरफ 1 कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन है, तो ये आपकी मेन चेन हो गई। ये आपका पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। क्लोरीन भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है। लोकेन टाई का केस है ये, इनमें कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है। क्लोरो का सी होता है, मिथॉक्सी का एम होता है। इसको प्रेफरेंस मिलेगी, क्लोरीन को नंबर कम मिलेगा। अच्छा केस है ये, इंपॉर्टेंट। लोकेन टाई वगैरह बोर्ड में ज्यादा आते हैं। सो 1 पे लगा है क्लोरो, 2 पे लगा है मिथॉक्सी, 2 की चेन है इथ, सिंगल बॉन्ड है। थर्ड केस यहाँ कर रहा हूँ, ये बेंजीन है, आपको दिख रहा है। बेंजीन पे नाइट्रो लगा हुआ है।
और पैरा क्लियर मेंशन है, पैरा पे मिथाइल लगा हुआ है, पैरा पे मिथॉक्सी लगा हुआ है सर। नाइट्रो और ईथर में कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं होता। एक बार फिर से ये लोक एंड टाई केस है, क्योंकि अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 4, यहां से भी करूंगा तो 1 4। लोक एंड टाई के केस में नाइट्रो और मिथॉक्सी में चॉइस है, एम एन, एम पहले आता है, मिथॉक्सी प्रेफर्ड ग्रुप है, इसको नंबर कम मिलेगा, नाइट्रो का नंबर ज्यादा मिलेगा। 1 पे लगा है मिथॉक्सी, लिखते वक्त तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही होता है। 4 पे लगा है नाइट्रो, मेन चेन बेंजीन है। सिंपल केस है, इस तरफ एक कार्बन की चेन है, इस तरफ 3 कार्बन की चेन है, दैट बिकम द मेन चेन, दिस बिकम द सब्स्टिट्यूएंट। 1 पे लगा है मिथॉक्सी, 3 की चेन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है इन। मिथाइल और ईथर में कोई भी प्रेफर्ड ग्रुप नहीं है। नंबरिंग ऐसे करो ताकि ओवरऑल लोकेंट कम रहे, तो ये आपके लिए नंबर 1 रहेगा, इससे लोकेंट कम आएंगे 1 1 4। अगर आप इसको 1 मान लेते तो लोकेंट होते 1 4 4। लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, 4 पे लगा है इथॉक्सी, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो, 6 की चेन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है। 6 तो सीधा ही है, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है, ऑटोमेटिकली नाम हो जाएगा इथॉक्सी, बेंजीन आपकी मेन चेन हो जाएगी। नाम देखो, और कोई नाम दोबारा पूछना है तो बताओ। सर एक बार फिफ्थ दोबारा बता दो। आप मुझे बताओ, आपको क्या समझ में नहीं आया? सर मेरे को 4 इथॉक्सी के बाद 1 का समझ में नहीं आया। तो ये 1 पे तो लगे हुए हैं 2 मिथाइल। अरे 2 ही तो सब्स्टिट्यूएंट है, इथॉक्सी और मिथाइल। नंबरिंग समझ में आई है तेरे को? सर आ गया। कोई और सवाल किसी का? इसमें ये नाम इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ खास नहीं है डिस्कशन, वेरी स्मॉल 2 मिनट डिस्कशन। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी दैट नीड टू बी टॉक अबाउट इज बॉन्ड एंगल। ईथर का जो बॉन्ड एंगल है हम 109.5 एक्सपेक्ट करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी 11th सीखनी पड़ेगी। ऑक्सीजन अगर 2 सिंगल बॉन्ड बनाती है और ऑक्सीजन पे अगर 2 लोन पेयर होते हैं, ये पानी जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसे में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। sp3 में जो ऑफिशियल बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री का होता है। सो बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर इज मोर देन एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड कहां से था? ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है, और अगर कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो उसका जो ऑफिशियल एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है वो 109.5 होता है।
ईथर में एक ह्यूज एक्सेप्शन है, बहुत ही कम मॉलिक्यूल में देखी जाती है। इसका बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। नॉर्मली लोगों के बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं, इसका बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। उसका कारण ये है क्योंकि ईथर में दो मिथाइल ग्रुप या दो एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, और ये एल्काइल ग्रुप काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इनको बल्की ग्रुप कहते हैं और इनमें काफी ज्यादा रिपल्शन होती है। ये वाले हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन को रिपेल करते हैं। रिपल्शन कम करने का एक ही तरीका होता है कि ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर खिसक जाते हैं, जिससे बॉन्ड एंगल जो 109.5 होना चाहिए था उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो आपका एक लाइन का आंसर है, क्वेश्चन फेमस है कि बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों हो गया। टू बल्कि मतलब ज्यादा बड़े एल्काइल ग्रुप एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, लीडिंग टू द इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल। रिपल्शन कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक दूसरे से दूर हो जाओ, और ये एक दूसरे से जितना दूर होंगे उनके बीच का एंगल बढ़ता जाएगा। ये एंगल है इनका, ये बढ़ता जाएगा। कोई सवाल किसी का? दूसरा आ रहा है, ईथर पानी में घुल जाता है क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। अगर दो अलग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट मेरा मानना है आज भी जेएसआर में 90% बच्चों को ठीक से नहीं आता, क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ कि आप रिवाइज नहीं करते, कुछ भी पिछला नहीं पढ़ते। आप हर बार हर क्वेश्चन को नए तौर पे देख रहे हो, इसीलिए आपकी मेमोरी भी बिल्डअप नहीं हो पा रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रूल है, अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं, मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2, अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि दोनों में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, एंड दोनों में से किसी एक में भी अगर F के साथ H लगाए, O के साथ H लगाए, N के साथ H लगाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसमें अगर H नहीं भी लगा हुआ तो कोई बात नहीं है। सो अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं तो दोनों में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो नॉन नेगोशिएबल है, वो तो होनी पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ H नहीं लगा, दूसरे में लगा हुआ है तो चलेगा। जैसे पानी में O के साथ H लगा हुआ है, लेकिन ईथर में O के साथ H नहीं लगा हुआ, चलेगा क्योंकि इसमें तो H लगा हुआ है ना। ये वाला H इसके सामने आ जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। पानी में वही कंपाउंड घुल सकते हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करे, क्योंकि पानी ईथर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, इसलिए ईथर पानी में डिजोल्व हो जाता है। कोई सवाल किसी का? ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि ईथर के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। अब देखो, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हो गए, ऑक्सीजन का होना जरूरी है दोनों में है, लेकिन ना तो इसमें O के साथ H लगा हुआ है ना इसमें O के साथ H लगा हुआ है, सो दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। ईथर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बनाते हैं क्योंकि दोनों पोलर हैं। अगर आप पोलर हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, तो जो अट्रैक्शन इनके बीच में बनेगी उसे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में ये सारी अट्रैक्टिव फोर्सेज एक्सप्लेन करेगी। लास्ट पॉइंट है, ईथर एक्सप्लोड कर जाते हैं ऑन हीटिंग। हम ईथर को कभी उबाल नहीं पाते। मतलब आप एक फ्लास्क लो, उसमें ईथर डालो, आप उसे हीट करो, ये कंप्लीट नो नो है इन 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 लेबोरेटरी, वहीं ब्लास्ट हो जाएगा। कारण है, जैसे हम ईथर को हीट करते हैं या उबालने की कोशिश करते हैं तो ईथर हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पर ऑक्साइड बना देते हैं। इसका रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी छोटा सा यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, आप नहीं भी नोट करोगे चलेगा, एग्जाम में देके मत आ जाना। ये ईथर है, अगर हम इसको बॉयल करने की कोशिश करते हैं तो हवा की ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाता है और ये पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पर ऑक्साइड। तो इसमें 3 H थे, 2 H तो ऐसे ही रह जाएंगे, एक में ये परऑक्साइड लिंकेज आ जाएगी। ये हवा की O2 है जो इसके साथ रिएक्ट कर जाती है। परऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर एक्सप्लोसिव इन नेचर। जैसे ही परऑक्साइड बनेगा ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि परऑक्साइड होते ही बम है। सबसे डिफिकल्ट लैब में होते हैं परऑक्साइड को हैंडल करना, स्पेशली आप परऑक्साइड को हीट नहीं कर सकते।
यही कारण है कि ईथर को बॉयल नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, मैं ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। नॉर्मली मैं चीजें एक्स्ट्रा कराता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ बिकॉज ये काफी जगह जेई नीट और सीयूटी में आता रहता है, तो ये पता होना चाहिए। बस यही 4 इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, इसमें कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन कुछ भी और नहीं है। पहली प्रॉपर्टी है बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है ड्यू टू एल्काइल एल्काइल रिपल्शन। पानी में घुल जाते हैं बिकॉज पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। उबालते वक्त एक्सप्लोड कर जाते हैं क्योंकि पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई सवाल किसी को? कितना काफी है आज के लिए?